दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तो आप सब जानते हैं। आइए आज उनके जीवन के बारे में जानते हैं। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वाडंग में जन्म लेने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति में विश्वास और विकास के नायक हैं तो वैश्विक पटल पर महानायक बनकर देश और दुनिया को दिशा दिखा रहे हैं। संयोग ऐसा कि जिस दिन देश के अधिकांश भाग में निर्माण के देवता भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाई जाती है, उसी दिन मोदी जी का जन्मदिन है। उनकी छत्रछाया में भारत में राष्ट्रवाद का रंग गहरा हुआ है और भारत विश्वगुरु बनने की राह पर चल पड़ा है। आज के समय में भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा लोकप्रिय हस्ती है तो वह है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने विश्व के नेताओं के बीच सर्वोच्च स्थान बनाते हुए भारत को भी शिखर तक पहुंचाया है। दुनिया की सबसे लोकप्रिय राजनीतिक हस्तियों में शामिल नरेंद्र मोदी जी का नाम उनके व्यक्तित्व, कार्यशैली, दृढ़ निश्चय और क्षमता के कारण न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व पटल पर गूंज रहा है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले सर्वेक्षणों में नरेंद्र मोदी को दुनिया के सबसे शक्तिशाली और लोकप्रिय व्यक्ति के रूप में शुमार किया जा रहा है। चंद दिनों पूर्व हुए मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 76% अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माने गए हैं। वैसे भी ग्लोबल लीडर अप्रूवल सर्वेक्षण के अनुसार वे लगातार दुनिया में टॉप पर बने हुए हैं। यूक्रेन युद्ध के समय वहां फंसे भारतीयों को वापस लाना, कोरोना के दौरान दुनिया भर में टीका भेजना, ये सभी नरेंद्र मोदी जी की वैश्विक सोच का परिणाम है। पहले विदेश नीति से देश की जनता दूर थी, लेकिन जब भारत में इतना बड़ा कूटनीतिक कार्यक्रम हुआ तो हर भारतवासी अवगत हुआ और अपने को गौरवान्वित महसूस किया। G20 में नालंदा विश्वविद्यालय और कोणार्क के सूर्य मंदिर का प्रतीक दिखाकर दुनिया को भारत के धरोहर और सशक्त इतिहास से अवगत कराने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। G20 के बाद तो पूरी दुनिया ने मोदी जी की कुशलता और भारत की ताकत का लोहा माना। मोदी ने पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि भारत न तो किसी दबाव के सामने झुकने वाला है, न ही रुकने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफ्रीकी संघ और अन्य विकासशील देशों की भी आवाज बनकर उभरे हैं। उन्होंने विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। पूर्व में भारत की विदेश नीति न सिर्फ लचर रही है बल्कि निर्णय लेने की भी क्षमता कमजोर थी, लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने अपनी मजबूती का एहसास कराया है। मोदी के कारण भारत की विदेश नीति सफल रही है और व्यावहारिक तथा ठोस रणनीति पर काम करते हुए भारत ने तमाम दबावों को खारिज करते हुए देश को वैश्विक बुलंदी दी है। आज हर अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर अपना स्पष्ट नजरिया रखने की ताकत सिर्फ भारत में है। तभी तो हम सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले तीसरे राष्ट्र बने। आज हर भारतवासी गर्व के साथ कहता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत ही नहीं बल्कि विश्व के नेता हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ भारत को जो जनोन्मुखी नेतृत्व मिला है, उससे भारत सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध हो चला है। मोदी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सभी योजनाओं में गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित, दलित, महिला और युवा के हित के लिए कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। देश की समृद्धि के साथ ही सीमा की सुरक्षा और सैनिकों को सम्मान देने में नरेंद्र मोदी हमेशा आगे रहे हैं और सैनिकों को हर प्रकार से संसाधन मुहैया कराते हुए उनका उत्साहवर्धन किया है। आज रक्षा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर होते हुए शक्तिशाली राष्ट्रों की श्रेणी में आ गया है, जिसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। लगभग 12 करोड़ बहनों को इज्जत घर एवं उज्ज्वला योजना के माध्यम से 9 करोड़ बहनों को गैस का कनेक्शन देकर नारी सशक्तिकरण किया गया। स्वस्थ भारत के संकल्प को साकार करने के लिए आयुष्मान भारत के माध्यम से 55 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य का सुरक्षा कवच दिया गया है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने 2014 में और फिर 2019 में भारतीय जनता पार्टी की प्रभावशाली जीत का नेतृत्व किया। मोदी के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि वह पहली बार विधायक के रूप में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। इसी तरह वह पहली बार सांसद के रूप में सीधे भारत के प्रधानमंत्री बने। 2014 में बीजेपी की बहुमत से जीत के लिए मोदी को श्रेय दिया जाता है और यह साल 1984 के बाद पहली बार हुआ। मोदी का जन्म वडनगर में एक गुजराती परिवार में हुआ था। बचपन में वो चाय बेचने में अपने पिता की मदद करते थे और बाद में खुद का चाय स्टॉल भी चलाया। मोदी 8 साल की उम्र में आरएसएस के संपर्क में आए और यहां से संगठन के साथ एक लंबा साथ शुरू हुआ। वो साल 1985 में बीजेपी में शामिल हो गए। आरएसएस के साथ लंबे समय तक रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी में आए और फिर उनके राजनीतिक सफर में तब तीव्र गति आई जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री चुने गए।
जब मोदी 8 साल के थे तो वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के संपर्क में आए। साल 1970 में 20 साल की उम्र में वह आरएसएस से इतना प्रभावित थे कि पूरी तरह से आरएसएस प्रचारक बन गए और 1971 में मोदी औपचारिक रूप से आरएसएस में शामिल हो गए। 2007 के एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में मोदी सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री साबित हुए। टाइम मैगजीन के एशियाई संस्करण के कवर पेज पर दिखाई दिए। 2014 में CNN IBN न्यूज नेटवर्क द्वारा इंडियन ऑफ द ईयर चुने गए। वो 2014, 2015 और 2017 में टाइम मैगजीन के विश्व में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में से एक थे। 2014 और 2016 में टाइम मैगजीन रीडर्स पोल में मोदी को पर्सन ऑफ द ईयर यानी कि साल के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति का खिताब हासिल किया। फोर्ब्स मैगजीन ने उन्हें साल 2014 में दुनिया का 15वां सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना। उन्हें 2015, 2016 और 2018 में दुनिया में 9वें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का दर्जा मिला। 2015 में मोदी फॉर्च्यून मैगजीन की दुनिया के सबसे महान नेताओं की पहली वार्षिक सूची में 5वें स्थान पर थे। अपनी प्रीमियरशिप के दौरान भारत 2018 में विश्व बैंक द्वारा बिजनेस रैंकिंग की लिस्ट में 100वें स्थान पर पहुंच गया। मोदी को बीजेपी की गुजरात इकाई के ऑर्गेनाइजिंग सचिव के रूप में निर्वाचित किया गया था। 1986 LK आडवाणी के बाद मोदी भाजपा के अध्यक्ष बने। उस समय आरएसएस ने बीजेपी के भीतर अपने सदस्यों को महत्वपूर्ण पदों पर रखने का फैसला किया। 1985 मोदी को आरएसएस ने बीजेपी को सौंपा था। बाद में 1987 में मोदी ने अहमदाबाद नगरपालिका चुनाव में बीजेपी के अभियान को व्यवस्थित करने में मदद की और बीजेपी ने चुनाव में जीत दर्ज की। 1979 में वह आरएसएस संभाग प्रचारक बन गए। सूरत और वडोदरा के क्षेत्रों में आरएसएस गतिविधियों से जुड़ गए। वह दिल्ली में आरएसएस के लिए काम करने गए, जहां उन्हें आपातकाल के इतिहास के बारे में आरएसएस के संस्करण का शोध और लेखन के लिए रखा गया था। 1978 वे आरएसएस के संभाग प्रचारक बने। सूरत एवं वडोदरा में होने वाले संघ के कार्यक्रमों में वे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। 1975 आरएसएस द्वारा नरेंद्र मोदी को गुजरात लोक संघ समिति का महासचिव नियुक्त किया गया था। आपातकाल के दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए मोदी को अंडरग्राउंड होने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह सरकार का विरोध करने वाली पैम्फलेट की प्रिंटिंग में शामिल थे। उन्होंने वडनगर में अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी की। पारिवारिक तनाव के कारण उन्होंने घर छोड़ दिया। मोदी ने उत्तरी और उत्तर पूर्वी भारत में यात्रा के दौरान लगभग 2 साल बिताए। 1960 मोदी ने बचपन में वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में अपने पिता की मदद की। बाद में वह बस स्टैंड के पास अपने भाई के साथ एक चाय स्टॉल चलाने लगे। अपने शुरुआती दिनों में नरेंद्र मोदी को चाय की दुकान पर काम करते हुए अपनी पढ़ाई करनी पड़ती थी। वह काम और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाकर अपना जीवन जी रहे थे। इसकी वजह ये थी कि उन्हें बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करना पड़ रहा था। पीएम मोदी के स्कूल के दोस्त के मुताबिक वह शुरू से एक मेहनती बच्चे थे, जिसे मुद्दों पर बहस करना और किताबें पढ़ना पसंद था। वह लाइब्रेरी में घंटों बिताया करते थे और उन्हें तैराकी भी पसंद थी। जब घर ले आए मगरमच्छ, पीएम मोदी की किताब बाल नरेंद्र में नरेंद्र मोदी के जीवन के कुछ किस्से हैं। ऐसा ही एक किस्सा एक मगरमच्छ से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में उन्होंने खुद बताया था, जब वह फेमस शो मैन वर्सेस वाइल्ड में बियर ग्रिल्स के साथ शूट कर रहे थे। उन्होंने बताया था कि जब वह पास के एक तालाब में तैर रहे थे तो उन्होंने वहां मगरमच्छ का एक बच्चा देखा। वह उसे घर ले आए, मगर उनकी मां ने उन्हें समझाया और कहा कि ऐसा करना पाप है। इसके बाद पीएम मोदी मगरमच्छ के उस बच्चे को वापस तालाब में छोड़ आए। ये भी कहा जाता है कि पीएम मोदी एक मंदिर के ऊपर झंडा फहराने के लिए मगरमच्छों से भरे तालाब में भी तैर कर गए थे। जब कबड्डी मैच में दी विरोधी को मात, पीएम मोदी वडनगर के बीएन हाई स्कूल में पढ़ते थे, जहां 2 टीमों के बीच एक इंट्रा स्कूल कबड्डी मैच आयोजित किया गया। एक टीम में युवा खिलाड़ी थे और जबकि दूसरे में ज्यादा उम्र के खिलाड़ी थे। चूंकि युवा खिलाड़ियों वाली टीम हर बार हार जाती थी, इसलिए उन्होंने मोदी से रणनीति बनाने को कहा। फिर पीएम मोदी एक ऐसी योजना लेकर आए जिससे उनकी टीम को मैच जीतने में मदद मिली। सफाई पसंद हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहने हुए नजर आते हैं। उनकी अपनी ये आदत बचपन से ही विकसित कर ली थी। उनके चाचा ने उन्हें कैनवास के जूते गिफ्ट में दिए थे, जिन्हें वह स्कूल से लाए गए बेकार पड़े चौक के टुकड़ों से सफेद करते थे। वह अपनी ड्रेस को हमेशा साफ रखते थे। सोने से पहले वह उसे मोड़कर अपने तकिए के नीचे रख देते थे।
सुबह में वह गर्म पानी से भरे धातु के गिलास का उपयोग करके ड्रेस को इस्त्री किया करते थे। नरेंद्र मोदी ने एक बार अपने स्कूल में पीलो फूल नाम से एक नाटक लिखा था। उन्होंने इस नाटक में अभिनय भी किया था। ये नाटक एक अछूत महिला के दुख से जुड़ा हुआ था, जिसे मंदिर परिसर में आकर पूजा करने की इजाजत नहीं थी। चाय बेचने के दिन नरेंद्र मोदी मेहसाना रेलवे स्टेशन पर अपने पिता की चाय की दुकान को चलाने में मदद किया करते थे। बाल नरेंद्र के अनुसार वह 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान सीमा पर जाने वाले सैनिकों को भोजन और चाय परोसते थे। भारत प्राचीन काल से ही इस दुनिया में विज्ञान और तकनीक से जुड़े ज्ञान का केंद्र माना जाता रहा है। बीच में एक दौर ऐसा भी आया जब विदेशी शासकों और औपनिवेशिक युग ने कई प्रमुख संस्थानों को इतना नुकसान पहुंचाया कि उन्हें आज तक फिर जिंदा नहीं किया जा सका। लेकिन देश काल परिस्थिति के महत्व का ये वर्णन प्राचीन पवित्र ग्रंथों में रहा है और बीते 10 वर्षों में हम धर्म के प्रति समग्र दृष्टिकोण में बड़े और स्पष्ट बदलाव होते देख रहे हैं। भू राजनीति से लेकर हमारी विदेश नीति तक भारतीय बोध के एकीकरण और हम पर जोर ने भारत को देखने वाले दुनिया के नजरिए पर जबरदस्त प्रभाव डाला है। यह मान लेना अज्ञानता ही होगी कि इसके पीछे विविध पृष्ठभूमि से आने वाले 140 करोड़ भारतीयों के समर्थन वाली मजबूत और स्थिर सरकार की कोई भूमिका नहीं रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज भारत 21वीं सदी की सबसे जागृत अवस्था में है। राष्ट्र की इस दिव्यता के पीछे जो प्रचुर आस्था है, उसे बस राजनीतिक इच्छाशक्ति के रूप में देखना सही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गवर्नेंस के हर पहलू में बेहतर प्रदर्शन किया है और भारत को आध्यात्मिकता, तकनीक और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दुनिया में अग्रणी लोकतंत्र बनाया है। हर तरह से देश को एकजुट करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सफलता हासिल की है, वह कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं कर सका। चाहे सभ्यता और संस्कृति में उत्तर और दक्षिण की खाई को बांटने वाले काशी तमिल संगमम की वाराणसी में स्थापना हो, जिसका मकसद उत्तर और दक्षिण के लोगों के बीच संबंध को मजबूत करना रहा। तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान से सिखों और गुरु ग्रंथ साहिब के 3 स्वरूपों की सम्मानजनक वापसी को भी इसमें याद किया जाएगा। सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह के 4 बेटों की शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने का पीएम मोदी का ऐलान भी बहुप्रतीक्षित और ऐतिहासिक कदम रहा। संसद की नई इमारत के निर्माण और इसकी शुरुआत ने भी भारत के स्वर्ण युग की यादें ताज़ा कर दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 28 मई को जब नई संसद में चोल राजवंश से जुड़े सेंगोल राजदंड की स्थापना की, तो ये देश के लिए जड़ों से जुड़ने वाला संजोया गया क्षण रहा। हमारे देश ने दुनिया को कुछ ऐसी अवधारणाएं दी हैं जो पश्चिमी देशों के लिए अकल्पनीय रही हैं। ये दावा करना भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि हमारे ज्यादातर प्राचीन ज्ञान का आधार वैज्ञानिक अनुसंधान और अवधारणाएं रही हैं। हालांकि कुछ सदियों तक इस एहसास को मिटा दिया गया, लेकिन हाल में इस प्राचीन विरासत का बोध फिर लौट रहा है। इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ताकतवर नेता हैं, जो लोकतंत्र के पावन मंदिर में इन प्राचीन अनुष्ठानों को करके देशवासियों में गर्वोक्ति का भाव भर रहे हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जीर्णोद्धार और उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर के निर्माण ने हमारे प्राचीन इतिहास के अहम पहलुओं को फिर से उजागर किया है। इसके साथ ही चोरी और लूट के जरिए विदेश पहुंची कलाकृतियों और मूर्तियों का लौटना भारतीय विरासत के लिए गर्व का क्षण है, जो विभिन्न देशों की ओर से खेत जताने का प्रतीक भी है। ऐसे महत्वपूर्ण काम हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के स्थायी साक्ष्य के रूप में देश की स्मृति में अंकित हो रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन की कामयाबी भी बता रही है कि भारत की संस्कृति, विविधता और सभ्यता वैश्विक क्षेत्र में फिर से नया जीवन ले रही है। इस शिखर सम्मेलन में आए विदेशी मेहमानों को प्रधानमंत्री मोदी ने जो गिफ्ट दिए, वे भी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का परिचायक हैं। इन उपहारों को चुनने की सोच को भी सराहा जाना चाहिए। मेहमानों को जो गिफ्ट दिए गए, उनमें खादी स्कार्फ, कन्नौज का जिगराना इत्र, कश्मीरी पश्मीना शॉल, अरकू कॉफी, दार्जिलिंग और नीलगिरी की चाय और पीतल की पट्टी वाले शीशम की लकड़ी से बने संदूक रहे। ये सभी भारत के कुदरती सौंदर्य और पारंपरिक शिल्प को दिखाते हैं। अपनी विदेश यात्राओं में भी प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र प्रमुखों को ऐसे ही उपहार देते रहे हैं। जोहानिसबर्ग में हुई ब्रिक्स समिट में मोदी ने साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति को तेलंगाना की मशहूर सुराही गिफ्ट की तो उनकी पत्नी को नगा संस्कृति का शॉल दिया। ब्राजील के राष्ट्रपति को गोंड पेंटिंग गिफ्ट की। अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी जिल बाइडन को वह कश्मीरी बक्से में हीरा गिफ्ट कर चुके हैं। इस अनूठी उपहार परंपरा ने भारतीय कला को दुनिया भर में मशहूर करने का रास्ता दिखाया है। बीते 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नेतृत्व से भारत की आध्यात्मिक विरासत को देश की एकता के साथ जोड़ने का काम किया है।
धर्म के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के जरिए उन्होंने कई ऐसे कार्यक्रम शुरू किए हैं जो बेहतर अवसरों के साथ भारत को उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। योग दिवस और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स प्रोग्राम जैसे कई पहलों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ऐसे नेता साबित हुए हैं जो अपनी सांस्कृतिक जड़ों से मजबूती से जुड़े हुए हैं। उनकी ही अगुवाई में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर वैश्विक मंच पर मजबूत शिखर के रूप में उभरा है। खास बात यह कि भारत ने उस ब्रिटेन को पीछे छोड़ ये कामयाबी पाई है जिसका ये देश कभी उपनिवेश रहा है। 23 अगस्त 2023 की शाम 6:04 भारत के चंद्रयान 3 ने इतिहास रचा। भारत अपने लैंडर को चांद के साउथ पोल पर उतारने वाला दुनिया का पहला देश बना। उस शाम जब हर भारतीय इस ऐतिहासिक क्षण के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए टीवी, फोन और रेडियो से चिपका हुआ था, तो हजारों मील दूर जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स समिट में मौजूद प्रधानमंत्री मोदी भी भावुक हो उठे। तब वह दुनिया को ये दिखाने से नहीं कतराए कि उन्हें देश की इस सफलता पर कितना गर्व है। कुछ साल पहले ही जब इस अभियान में नाकामी मिली थी, तब भी वह भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के चीफ को सांत्वना देते दिखे थे। आखिर प्रधानमंत्री मोदी के दौर में ही भारत ने यह इतिहास रचा। इतना ही नहीं, हफ्ते भर बाद भारत ने सूर्य की स्टडी के लिए अपना पहला मिशन आदित्य L1 भी लॉन्च कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ आध्यात्मिक और वैज्ञानिक नेता ही नहीं है, वह महिला अधिकारों के कट्टर समर्थक भी हैं, जिसका बड़ा उदाहरण 3 तलाक जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ उनका रुख है। लिंग समानता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता मोदी के इस कथन से ही साबित होती है, भारत मजबूत है क्योंकि इसकी बेटियां मजबूत हैं। उनकी हर साल केदारनाथ यात्रा, सैनिकों के साथ दिवाली मनाना, बोहरा समुदाय के साथ आत्मीय नाता भारत के विविध समुदायों से जुड़ने के उनके प्रयासों को ही दिखाते हैं। सामाजिक विभाजन और दुष्प्रचार के बीच करप्शन और भाई भतीजावाद के खिलाफ उनकी अटूट जंग भारत को अभिजात्य प्रभुत्व से मुक्त कराने में अहम है। जैसा कि सभी जानते हैं, भारत ने पूरी बहादुरी से कोविड-19 महामारी से जंग लड़ी। ये प्रधानमंत्री मोदी का ही मिशन था कि इस वायरस से जंग में पहले देशवासियों को सुरक्षा दी जाए और फिर अन्य देशों को भी वैक्सीन के रूप में मदद दी गई। उनके लिए हर भारतीय, उनकी जिम्मेदारी सबसे पहले है। यही वजह है कि भारत को जल्द अखंड भारत बनाने के मिशन में उनके अंदर सेल्फ मेड लीडर की झलक दिखती है। वह एक नेता के रूप में समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं, जो अपने देश को न केवल वैश्विक मंच पर ले गया है बल्कि उस राह पर भी ले गया है जो उससे परे थी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी ही और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।